हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो में, नए क्वेश्चनों के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। पहले 2 मिनट बाजार की तरफ। आज का बाजार आपने देखा होगा बहुत शानदार गया है और होना भी था क्योंकि फेड की रेट कट हो गई थी। शॉक में सब लोग थे क्योंकि कल का बाजार नीचे था। बट आज बाजार ने उस फेड रेट को वाकई में पॉजिटिव साइड लिया और काफी ऊपर गया। ठीक है, ये तो हो गया बाजार की बात। अब बात करते हैं आपके कुछ क्वेश्चनों की। सबसे पहला क्वेश्चन, सर मेरी उम्र 64 वर्ष है, मुझे डिविडेंड चाहिए महीने का 25,000 रुपए और 25 लाख कैश है, नहीं 2.5 लाख कैश है, तो शेयर कौन से लूं? देखिए सर, पहली बात तो आपकी उम्र 64 साल है, तो मैं कोई ना तो फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ ना ही सेबी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। दूसरी चीज कि 2.5 लाख कैश पर आपको 25,000 रुपए महीना, मतलब आप कौन सी गणित लगा रहे हो, मेरे को तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो आप थोड़ा पहले रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा पूछिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कि 2.5 लाख से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर। 2.5 लाख से 2,500 रुपये महीना एसडब्ल्यू प्लान से फिर भी बन सकता है, पर 25,000 रुपये महीना मिथ है। मतलब आप पता नहीं कौन से है उसको देखें। सर जी 2 मिनट ऑन एनटीपीसी। देखो एनटीपीसी में क्या हो रहा है ना, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है। तो एनटीपीसी में क्या है कि जो एनटीपीसी लिमिटेड है उसका तो शेयर थोड़ा सा भाग रहा है और शायद थोड़ा आगे भी भाग सकता है क्योंकि आईपीओ आ रहा है, पैसा मिलेगा कंपनी को। ठीक है, क्योंकि इसी की सब्सिडरी में आती है, होली ओन सब्सिडरी है। दूसरी चीज, कंपनी अच्छी है, नो डाउट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, 4 लाख करोड़ की कंपनी है, बड़ा कुछ होने वाला है नहीं। मैं आपको पता ही, हाथी कंपनियों में कुछ ज्यादा दिमाग लगाता भी नहीं हूँ क्योंकि 4 लाख करोड़ के यार 2 गुना, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से देखो ना सर, अगर मेरी जैसी उम्र है आपकी और आप सोचो कि 10 गुना हो जाएगी एनटीपीसी, तो फिर बहुत बड़ी चीजें सोच रहे हो, फिर तो आप बहुत लंबे समय की सोच रहे हो, क्योंकि 4 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ पहुंचना इज, क्या कहूँ मैं सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला सवाल, गुरु जी प्रणाम प्रणाम साहब। आगे चलो, कल का कमेंट नहीं लिया, अरे कितने कमेंट लो, कमेंट ही कमेंट हो गए। और देखो, हाउ कैन यू कंपेयर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल वर्सेस एंजल वन वर्सेस आई सेड डायरेक्ट, व्हिच वन इज बेटर प्लेस टू बाय? आप क्या कंपेयर करवाना चाह रहे हैं? कंपनियां कंपेयर करवाना चाह रहे हैं कि ब्रोकर के डीमैट अकाउंट कंपेयर? अगर आप कंपनियां कंपेयर करवाना चाह रहे हैं तो देखो, तीनों जो एएमसी कंपनीज है, सिक्योरिटीज कंपनीज है, सिमिलर वर्क होता है, सिमिलर मार्जिन होते हैं, सिमिलर सब कुछ होता है, तो उनमें कुछ ज्यादा फर्क आता नहीं है। और अगर ब्रोकरेज करवाना चाहते हैं तो ब्रोकर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो तीनों ही सिमिलर है, क्योंकि तीनों ही फुल सर्विस ब्रोकर हैं। कुछ एंजल वन भी फुल सर्विस ब्रोकर ही एक तरह से, हाँ, तीनों ही फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, तो उनकी फीसेस एक डिस्काउंट ब्रोकर से ज्यादा होती है। ठीक है, आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट हाउ माई क्रिप्टो ट्रेडिंग इज गोइंग सो फार, मेक ओवर $28,000 एवरी वीक इज एन अमेजिंग गेन। ठीक है भाई, कोई हडसन जी ने बोला है। देखो क्या होता है ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग, भाई आप उन चीजों में गेम खेल रहे हो जिन चीजों की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जिनके पीछे कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये आपके कॉल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फाइनली क्वाइट, आई एम एफएनओ सेगमेंट। थैंक यू सर, आपने बढ़िया काम किया कि आप एफएनओ सेगमेंट से निकल गए। ये चीज बहुत अच्छी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। सर क्या आपको नहीं लगता ये जो गवर्नमेंट रिटेलर्स का हिमायती होने का दावा कर रहे हैं, एक्चुअली में रिटेलर के मटर हैं ये ही रहेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों ने निफ्टी को मार्केट कैपिटलाइजेशन से इस तरह से वेटेज दिया है कि 3-4 शेयर को मैनिपुलेट करने इन्हें छोटे रिटेलर्स के पैसे को हजम कर जाते हैं। पता नहीं क्यों ये लोग भगवान से नहीं डरते हैं। सेकेंडली सेबी को ठीक ठीक है, स्मार्ट लोगों को बेचते हैं, ये सेबी और गवर्नमेंट ही चिटर चिटर है। देखो आपने जो भी इतना बड़ा बहुत बड़ा कमेंट लिखा है 10 लाइनों में, तो मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। इन्होंने बोला है कि सर जो रिटेलर का पैसा है उनको मैनिपुलेट करते रहते हैं, निफ्टी को भी मैनिपुलेट करते हैं। देखो मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि निफ्टी का मतलब बाजार नहीं होता है। निफ्टी में केवल देश के टॉप 50 कंपनी आती है। निफ्टी से बस ये पता चलता है कि पूरा देश किस एक तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्योंकि देश की टॉप 50 कंपनियां हैं, उनका वेटेज भी इक्वल नहीं है निफ्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि रिलायंस का ज्यादा है, एचडीएफसी बैंक का ज्यादा है, अब तो और भी ज्यादा हो गया एचडीएफसी का, क्योंकि डबल एचडीएफसी है उसके अंदर। तो ये चीजें हैं। आगे चलते हैं। और गॉड ब्लेस, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। कोई क्वेश्चन सवाल बताइए। हम्म, सर आई एम रेगुलर व्यूअर। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। एलआईसी इंश्योरेंस वीक बनाया गया है, अच्छी बात है। सर आई हैव विड्रॉन 10 लाख आउट ऑफ 80 lakhs, ठीक है, फ्रॉम योर फंड। डू आई नीड टू री इन्वेस्ट और वेट फॉर करेक्शन? देखिए सर, मैंने पहले भी करेक्शन पे बनाया है,
कि करेक्शन कभी भी आ नहीं सकता या आ जाएगा, कोई कह नहीं सकता कब आएगा। पता चले कि 2-5 साल तो आए ही नहीं, तो आपको 2-5 साल उस करेक्शन के चक्कर में 5 साल का अपना जो पैसा डबल होना था वो डबल हुआ नहीं। फिर जब करेक्शन आया तो करेक्शन हुआ मुश्किल से 20-30% तो आपको लॉस हो गया अल्टीमेटली देखा जाए तो। तो आप करेक्शन का वेट कभी मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ करेक्शन का वेट कभी मत कीजिए। अपनी नॉलेज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूरी तरह से जानकारी लीजिए। उनको बोलिए या उनसे पूछिए कि आप जो सेबी रजिस्टर्ड्स हों, उनको पूछिए या उनको बताइए कि सर मेरे को इतना पैसा है, कैसे क्या इन्वेस्ट करना है, उनसे पूरी एडवाइस लीजिए। ठीक है ना? और प्लीज करेक्शन का वेट मत कीजिए क्योंकि करेक्शन के चक्कर में आप काफी चीजें लूज कर जाओगे। ठीक है ना? और जब करेक्शन आएगा ना एक्चुअल में आप इन्वेस्ट भी नहीं कर पाओगे। ये भी एक सबसे बड़ा मिथ है। मिथ नहीं है, एक तरह से साइकोलॉजी भी है। आपको लगा कि यार कोई वॉर अटैक हो गया, उसमें करेक्शन हो जाएगा। आपको लगा कि यार को कोविड जैसी महामारी आ गई, क्योंकि उस समय माहौल इस तरह से क्रिएट हो जाता है कि आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है? आगे चलते हैं। अ, शेयर सर कोई बुल मार्केट में ना चले और बियर मार्केट में 15% सीएजीआर की अर्निंग दे, क्या वो शेयर भी बियर मार्केट में नहीं बढ़ते हैं? एग्जाम्पल दिया है एस्ट्रल और बजाज फाइनेंस का। देखिए सर मैं क्या बताऊं इन चीजों में। कोई शेयर बियर बुल मार्केट चला नहीं और आप कह रहे हैं कि बियर मार्केट में 15% सीएजीआर क्या नहीं। देखो बियर मार्केट और बुल मार्केट क्या होता है, मंदी और तेजी का है। जब बाजार तेजी में होगा तो बुल मार्केट होगा, बाजार मंदी में होगा तो बियर मार्केट होगा। ठीक है, ये हो गई चीज क्लियर। अब आपने बोला कि सर बियर मार्केट में भी 15% सीएजीआर की अर्निंग दे, तो दे सकता है ना यार। आपकी दुकान किसी मार्केट पे डिपेंड है क्या? आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को इस तरह से रखें कि आपका डिपेंड ही नहीं कर रहा मार्केट पे। सपोज कीजिए पूरे देश में मंदी चल रही है और आपका प्रोडक्ट चल रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उस समय की नीड है, उस समय की जरूरत है, इस वजह से तेजी से दौड़ रहा है। तो आपका जो अर्निंग्स की ग्रोथ होगी वो मार्केट के अगेंस्ट काम करेगी और होपफुली उसका जो शेयर प्राइस है वो भी अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबकी दुकान अलग अलग होती है, इसी तरह सबकी कंपनी अलग अलग होती है, सबकी अर्निंग्स करने का तरीका अलग अलग होता है। ये नहीं कह सकते कि कोई कंपनी बुल मार्केट में चल रही है तो बियर में नहीं चलेगी, चल भी सकती है क्योंकि अर्निंग लगातार आ रही है। वो ये भी नहीं कह सकते कोई कंपनी बुल मार्केट में नहीं चल रही पर बियर में नहीं चलेगी। बुल में नहीं चल रही मगर बियर में तो चल सकती है, अर्निंग्स आनी चाहिए तो चलेगी, ऐसे क्या है। आगे चलते हैं। सर आप नॉलेज का खजाना। ठीक है सर, ठीक। आपके पास इतना भंडार कैसे है? अरे सर आप कंपनी को रीड करते रहिए, धंधों को रीड करोगे ना खुद को भी बिजनेस की नॉलेज आएगी और अपने आप को भी आ जाएगी, तो सब हो जाता है। और आगे चलते हैं। हम्म। सर मैंने पहली बार आईपीओ लगाया बजाज फाइनेंस का, अलॉट भी हो गया। प्लीज बताएं क्या इसे लेके रखूं या फिर बेच दूं? आपना आपने कहा था अंडर ओनरशिप है तो ऊपर जाएगा। देखो क्या होता है ना कि ऐसा सिस्टम हो नहीं सकता कि आप बेच दो खरीद लो। एक मिनट कॉल आ रहा है। देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, रखना चाहिए, वो आपकी कॉल है। आप क्या करते हो, क्योंकि मैं रिकमेंड देने के लिए बैठा भी नहीं हूँ, मैं बस नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। रही बात बजाज फाइनेंस की, बजाज फाइनेंस में देखो और भी फाइनेंस है। मैं और मेरी वीडियोस आपने देखी होगी तो आपको पता है कि मैं फाइनेंस कंपनियों से हमेशा दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे ना तो धंधा समझ में आता है और ना ही धंधा करने का तरीका समझ में आता है। तो बजाज फाइनेंस पे मैं कोई व्यू नहीं देना चाहूंगा। आगे चलते हैं। हम्म, सर जी आपका कहना है कि मैं आईपीओ इसको रिव्यू नहीं करता क्योंकि जिन लोगों ने मिलेगा वो ऊंचे रेट पर लिस्ट हो रहे हैं और आईपीओ को बाजार से खरीद लेंगे। प्लीज जी सर आज से आईपीओ के बारे में जरूर चर्चा कीजिए। क्योंकि कॉल पुट करने वालों को नुकसान होता है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जिसको करना है वह करते भी हैं और बर्बाद भी होते हैं। देखो क्या होता है ना, आईपीओज में पैसा बनता है, ठीक है, खुल जाए तो बन जाएगा, नहीं खुलेगा तो नहीं बनेगा। तो उसके चक्कर में पता है क्या होता है, जैसे किसी ने साल भर आईपीओ में लगाया, आईपीओ खुला नहीं और खुला वो जिसका रिटर्न बना नहीं। मान लो साल भर आपने आईपीओ में लगाया, सपोज करो आज साल भर में 10-20 काफी आईपीओ आते हैं, लगभग 50 आईपीओ आ गए। 50 में आपने लगाया, उसमें से जो खुले उन्होंने लिस्टिंग गेन दिया नहीं। और चलो लिस्टिंग गेन मिला भी तो आपको 20% का मिला, पर पता चला कि म्यूचुअल फंड उसी समय में 30-40% बढ़ गया। अल्टीमेटली आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वेट फॉर नथिंग। आगे चलते हैं। सर इफ यू डोंट माइंड प्लीज टेल विच स्टॉक यू आर मूविंग रिमूविंग दैट विच गिव्स आइडिया विच शेयर पैरामीटर्स आइडियोलॉजी। थैंक्स। देखो उन्होंने पूछा कि आप कौन से स्टॉक रखते हो। देखो वो स्टॉक रखो, वैल्यूएशन मैटर नहीं करती। मैं अभी भी बोल रहा हूँ किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन मैटर नहीं करती, क्योंकि मार्केट उसको वैल्यू उसी हिसाब से कर रहा होता है। कंपनी का मैटर क्या करता है, ग्रोथ। अगर किसी कंपनी में धंधा अर्निंग्स बहुत
ड्रास्टिकली आ रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल से आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसका प्राइस टू बुक मैटर नहीं करता। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये चीज। लोग कहते हैं कि इसका 30 का है, 40 का, 50 का, मैटर नहीं करता। वारी को देख लीजिए आप, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेटवर्क प्रोफाइल को देख लीजिए, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, उसका 35 का प्राइस टू बुक है। वारी को देख लीजिए, उसका एक टाइम पे 100 का प्राइस टू बुक हो गया था, अब जाके गिरा क्योंकि उस हिसाब से उसकी अर्निंग नहीं आई है। अभी भी आ रही है, अभी भी धंधा हो रहा है, बट अब उतनी स्पीड से नहीं आ रही जितनी स्पीड से उस समय आई थी। बट आपको तो क्या बनाना है, पैसा। तो प्राइस टू बुक पे फोकस ही मत कीजिए। आप फोकस कीजिए कि अर्निंग्स कितनी स्पीड से आ रही है, धंधा कितनी स्पीड से आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म, सर जी नमस्कार, मैं आपका व्यूअर हूँ। वजह है हाउसिंग का अलॉट अलॉट हो गया। अरे सबको ही अलॉट हुआ है, जो देखे जो बोल रहा है अलॉट हो गया। अरे अलॉट हो गया सर, क्या करें। रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। और सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन, ले लेते हैं सर। आई हैव तनेजा एरोस्पेस बॉट एट 200 एंड नाउ इज ट्रेडिंग एट 515। इट वेंट अप टू सो दिस ईयर एंड नाउ कमिंग डाउन। कैन यू डू इट 2 मिनट? चलो देख लेते हैं, तनेजा एरोस्पेस। आपको कंपनी दोगे तो थोड़ा मजा भी आता है कि हाँ यार कोई कंपनी लेके आए हो, लगे कि भी यार कि कोई इन्वेस्टर अपने साथ जुड़े हुए हैं। एमआरओ पुणे बेस्ड कंपनी, पहले तो धंधा दिखाओ साहब, धंधे में क्या दिक्कत है। ओहो, थोड़ा सा दिक्कत तो है सर। मुझे लगता है आपने केवल धंधा देख के उठा लिया है। अरे यार पूरा ही दिक्कत है। आप एनुअल रिजल्ट तो देखिए। 2013 में कंपनी 50 करोड़ सेल कर रही थी, अब 33 करोड़ कर रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि इस पर डीमर्जर हो गया हो, वगैरह हो गया हो। पर ये तो देखिए ना, 30 करोड़ की सेल पिछले 2017 में 30 करोड़ 30s में घूम रही थी, और आज भी 30s में ही घूम रही है। ये तो वो वाली बात होगी कि इंसान की उम्र बढ़ी नहीं है, वो 30 साल की उम्र में घूम रहा है। तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी तो इन्वेस्टेड रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सर yesterday you made a passing reference Delta Corp. I am stuck in it since couple of years with Fezaz are lost. Should I exit या फिर नागराज बन के बैठे रहे? डेल्टा कॉर्प में क्या है भाई, डेल्टा कॉर्प में देख लेते हैं। गेमिंग और हॉस्पिटलिटी गेमिंग सेगमेंट, अच्छा ले रखा है आपने। ये चार्टेज वाले भैया भी दिलवा देते हैं सब उनको, यही चीज है। चलो धंधा ग्रो कर रहा है, पर अब धंधा ग्रो करना रुक गया है, मार्जिन भी कर रहे हैं। देखो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, रिकमेंडेशन मैं दूंगा नहीं किसी भी स्टॉक। क्या रिकमेंडेशन हो रही है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बाकी डेल्टा कॉर्प में तो कुछ ऐसा खास मुझे लगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म, यूएस मार्केट सर, इंटरेस्ट रेट कट के बाद से क्या इम्पैक्ट आएगा इंडिया के में। देखो इंडिया के लिए पॉजिटिव मूवमेंट है, और आज आपने देखा होगा मार्केट ने भी बहुत अच्छा पॉजिटिव गेन दिया है। क्योंकि खैर मार्केट भारत को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो अपनी देश की आईटी कंपनीज हैं जो यूएस में व्यापार करती हैं या यूएस रिलेटेड देशों में व्यापार करती हैं, उनको जरा इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उनको फायदा होगा उस चीज का। भाई आप इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हो तो सीधे स्वाभाविक बात है कि आपको लोन सस्ते मिलेंगे, लोन सस्ते मिलेंगे तो धंधा आगे आएगा, धंधा आगे आएगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाउ टू एनालाइज रिसाइकल या वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। देखो मेरे कोई सी भी, मेरे को सेक्टर से स्पेसिफिक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई सेक्टर चल रहा होता है तो उसी समय अगर वो कंपनी मिल जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा गेन हो जाता है। मतलब इस बात से कि कंपनी में ग्रोथ किस लेवल की है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या चीज है, उसकी एनालिसिस क्या है, रिसर्च क्या कहती है, धंधा किस स्पीड से ग्रो हो सकता है, आगे उसका कितना स्कोप है। इन सब चीजों को एनालिसिस कहते हैं। ठीक है ना, और आप क्या पूछ रहे हो कि रिसाइकल या वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में एनालिसिस करके बताइए सर। देखो इन कंपनियों में क्या होता है ना, जब गवर्नमेंट चाह रही है ना, जब तो अच्छा कर रही है। ठीक है, जब गवर्नमेंट फोर्स कर रही है, ठीक सोलर सेक्टर की तरह, कि जब गवर्नमेंट अच्छा करने की कोशिश कर रही है तब अच्छा मूव कर रही है, अच्छा बढ़ावा मिल रहा है सब्सिडीज की वजह से। जैसे गवर्नमेंट ठंडी पड़ जाती है और सब ठंडे पड़ जाते हैं, बस वो चीज है। ठीक है ना, ये इतनी एनालिसिस है मेरे इसके लिए। क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर को देखो प्रॉफिट से मतलब होता है। आप ठीक है अच्छा कर रहे हो, कंपनी का मोटिव अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर इन्वेस्टर को प्रॉफिट से मतलब होता है, और आप भी ये बात जानते हो। ठीक है ना, कोई चैरिटी नहीं करने बैठा है। आगे चलते हैं। सर इफ बियर मार्केट कम्स, विच सेक्टर एंड विच टाइप ऑफ स्टॉक फॉल द मोस्ट?
अगर बियर मार्केट आता है और मंदी का समय आता है तो पहली बात तो पूरा बाजार ही गिरेगा, तो उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कौन सा सेक्टर गिरेगा, कौन से टाइप की कंपनियां गिरेंगी, तो सब गिरेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी कंपनियां ज्यादा करेंगी, वो कंपनियां ज्यादा करेंगी जिनमें कोई अर्निंग नहीं है, कोई धंधा नहीं है, सब कुछ जीरो है, फिर भी भागे जा रहे हैं 100 गुना, पता नहीं कितने ही गुना हो गए, भागे जा रहे हैं, वो सब जमीन पे आ जाएंगे, बल्कि निकलने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इतने लोअर सर्किट लगते हैं, इतने लोअर, क्यों खरीदने वाला कोई नहीं, सब बेचते हुए चले जाते हैं। ये हालत होती है। सर 2 मिनट है। वी टू रिटेल वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस एंड प्रोमो। वी टू रिटेल सर मेरे पास भी है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पर आप समझ जाइए वी टू रिटेल मेरे पास है तो कैसे कंपनी, ठीक है ना। अ, सर आप हमारे पोर्टफोलियो मैनेज कर दीजिए। सर हमारा मेरा इतना पोर्टफोलियो है, देखिए अगर आपको कोई चीज करवानी है या कुछ करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं मैनेज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कंपनी मैनेज कर लेगी। कल 3 बजे बाद 80 मिनट का वीडियो नहीं आया, कल रात को पता लगा क्या हुआ। सही बात है। हुआ क्या था कि जब यूएस की फेड रेट कट हो रही है तो लोगों को लगा कि अगले दिन मार्केट शूट अप करेगा, और अगले दिन मार्केट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना। उसके फिर नेक्स्ट डे, आज आज की बात है जब मार्केट ने शूट अप किया, मतलब परसों शाम को फेड रेट का अनाउंसमेंट हुआ, कल मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, आज मार्केट ने रिएक्ट किया, ठीक है। और कुछ सवाल है क्या आपके, ठीक है ना। सर पता नहीं क्यों मार्केट में बड़ा ही डर लग रहा है आजकल, क्यों क्यों भाई। सर वीडियो देख रहा हूँ, मार्केट क्रैश और ये सब की वीडियो देख रहा हूँ, तो पुरानी वीडियो मिल जाती है तो उसको भी डर, उससे भी डर लगने लग जाता है। क्या पढ़ करूँ सर, को समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर जी जो भी है, प्लीज कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास इन्वेस्ट करिए और इसको कमाई का जरिया कम और इन्वेस्टिंग का जरिया ज्यादा बनाइए, ठीक है ना। आजकल जो लोग हो गए ना वो सब इसमें कमाई का नजरिया ढूंढ रहे हैं। इन्वेस्टिंग कमाई का जरिया नहीं है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का जरिया है, ठीक है ना। आप ये चीज सोचिए, इन्वेस्टिंग ऐसी चीज है कि आप लॉन्ग टर्म में आप अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारने के लिए बना रहे हैं। आप इससे अर्निंग का मत सोचिए कि यार आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा कल बेच दिया, ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप इन्वेस्टिंग का जरिया बनाइए, इसे कमाई का जरिया, इनकम का जरिया मत बनाइए, ठीक है। सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम, ये ठीक है। वो बजाज हाउसिंग, बदलाव हाउसिंग ही चल रहा है सर, खत्म हो गया, बजाज हाउसिंग हो गया जो होना था। सर ओसवाल ग्रीन टेक कैसा शेयर है, बुक वैल्यू 100 है, शेयर प्राइस 500 है। ओसवाल ग्रीन टेक देख लेते हैं एक बार, लास्ट सवाल है आज का ये, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा आज काम है। क्या करती है रियल एस्टेट एक्टिविटीज भाई, इन कंपनियों से मैं दूर रहता हूँ, देख लेते हैं आपके लिए फिर भी। सर क्या है ये, मतलब सर थोड़ा आप मतलब कॉमन सेंस लगाइए कि क्या चीज के लिए खरीद रहे हैं आप। धंधा देखा है आपने, मतलब कंपनी 160 करोड़ का धंधा करती थी मार्च 2013 में, आज 90 करोड़ का धंधा करती है। ठीक है, हो सकता है डीमर्जर वगैरह हो गया हो, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर मैं आज के हिसाब से भी देखूं तो पिछले साल 96 करोड़ का किया, इस साल 90 करोड़ का किया मार्च 24 में, और अब तो और भी कम हो गया है, 62 करोड़ पे आ गया टीटीएम। तो फिलहाल तो इससे दूर रहिए, ठीक है ना। और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस अच्छे स्टॉक्स बाय कीजिए ना यार। मतलब आप जब 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद अपने स्टॉक्स को देखो, तो कम से कम ये तो रहे ना कि यार सारे अच्छे स्टॉक बाय किए थे, ठीक है, 2-3 नहीं चलेंगे उसमें से, पर ये रहेगा कि यार मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। आज अगर आप उस ग्रीन टेक को देखते हो और आज उसको चलो रख लेते हो अपने पास, और फिर 15-20 साल बाद और वो नहीं चलता है, और फिर अपने आप से कहते हो कि यार ऐसा हो सकता है कि 1-2 स्टॉक नहीं चले, नहीं, वो गलती आपकी थी, क्योंकि आपने को पता होने के बाद भी आपने गलत स्टॉक रखा है, ठीक है ना, वो चीज है। आप 10 अच्छे स्टॉक रखो, 3 नहीं चलेंगे तो वो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। पर आप 10 स्टॉक रख रहे हो और आपको पता है कि 3 उसमें से खराब ही है, खुद को दिल से ही पता है कि खराब ही है, और फिर भी आपने रख रखा है, तो फिर क्या आपकी गलती है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।